कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट में एमसीक्यूज़ अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वीडियो के एंड में ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है द रेशियोज विच रिफ्लेक्ट मैनेजरल एफिशिएंसी इन हैंडलिंग द एसेट। वह अनुपात जो परिसंपत्तियों को संभालने में प्रबंधकीय दक्षता को दर्शाता है, तो वो क्या कहलाता है? टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अनुपात। क्वेश्चन नंबर 32 है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर। लागत के तत्व कौन से हैं? तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में। ऑप्शन नंबर सी है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो सूचना प्रदान करता है ताकि मैनेजमेंट निर्णय ले सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लागत जो उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत। ध्यान दीजिएगा कि इस स्तर के साथ बात किया है, मीन्स लेवल ऑफ प्रोडक्शन कि 100 यूनिट बना रहे हैं, 200 यूनिट बना रहे हैं, 300 यूनिट बना रहे हैं, 5000 यूनिट बना रहे हैं, लेवल की बात कर रहे हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहता है? फिक्स रहता है। चाहे आप 0 यूनिट बनाइए, 100 यूनिट बनाइए या 200 यूनिट बनाइए, एक लेवल तक वो हमेशा फिक्स रहेगा। क्वेश्चन में 35 है कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद पर यूनिट प्रोडक्शन। लागत जो प्रति इकाई उत्पादन के साथ नहीं बदलती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रति इकाई यानी कि पर यूनिट ये क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या होती है? जैसे अगर रॉ मटेरियल 10 रुपये का है, आपको 5 यूनिट बनाना है, तो 10 रुपये पे खरीद रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये टोटल 50 रुपये हो जाएगा। जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये फिक्स्ड जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन पर यूनिट तो हमेशा ये 10 ही रुपये रहेगी ना। आप 5 खरीदिए, 50 खरीदिए, चाहे 100 खरीदिए, वो होलसेल वाले डिस्काउंट पे मत जाइएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि पर यूनिट ये क्या रहेगी? हमेशा स्थिर रहेगी। बस जब लेवल की बात करेगा तो लेवल के साथ ये परिवर्तित होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है हेडक्वार्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट। निम्नलिखित में से किसे अवधि लागत कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। स्थिर लागत इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जैसे पर मंथ चार्ज होगा, जिसे रेंट देना है तो एक महीने में एक बार लगेगा। जो वहीं पे वेरिएबल कॉस्ट होता है, एक दिन में आप 10 यूनिट खरीद के लाए तो उसके लिए अलग से पैसा देना है, दूसरे दिन आप गए 50 यूनिट खरीद के लाए तो उसके लिए अलग से पैसा देना है। पीरियड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को कहते हैं क्योंकि वो स्थिर है, एक महीने में बस आपको एक ही बार देना है। क्वेश्चन नंबर 36 है अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन अ हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज असाइंड अंडर। मुद्रास्फीति के तहत इन्वेंट्री का उच्च मूल्य निम्न के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाएगा। तो ये क्या होगा? अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है कि अगर कीमतें बढ़ रही हों, कीमतें अगर बढ़ रही हों तो कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं? लीफो मेथड यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं इस मेथड का इस्तेमाल? क्योंकि अगर हम लोग फीफो मेथड को यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा? जितना हमारा इन्वेंट्री रहेगा उसके उतने ही चार्जेस भी लगेंगे, यानी कि जो वैल्यूएशन होगा वो बहुत हाई प्राइस पे होगा। इसीलिए क्या किया जाता है? ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फीफो आंसर इसलिए है क्योंकि पूछा है कि कौन से मेथड के अंदर अगर कीमतें बढ़ रही होंगी तो हाई वैल्यू आएगा इन्वेंट्री का, तो ये किसके अंदर आएगा? फीफो मेथड में। इसीलिए हम लोग लीफो मेथड को यूज़ करते हैं जब कीमतें बढ़ रही हों, ताकि वो कम मूल्य पर रहे। क्वेश्चन नंबर 37 है अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने लीफो फीफो कौन सा मेथड कब यूज़ करते हैं वो बताया है। तो फीफो मेथड कब यूज़ करते हैं? एफ से फीफो था, एफ से फॉलिंग था, जब कीमतें घट रही हों, क्योंकि उस टाइम पे क्या रहेगा? फीफो मेथड में कम कीमतें लगेंगी। वहीं पर लीफो मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब कीमतें बढ़ रही हों, क्योंकि इस टाइम पे क्या रहेगा? ये कम कीमत वाला रहेगा। क्वेश्चन 37 है द मैक्सिमम बोनस रेट अंडर हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान के अंतर्गत अधिकतम बोनस दर कितनी है? तो वो है 50% की। क्वेश्चन नंबर 38 है कॉस्ट आर पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल। कौन सा कॉस्ट है जो आंशिक रूप से स्थिर होता है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील होता है? तो ये होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जैसे टेलीफोन का बिल या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो लैंडलाइन का फ़ोन आता था उस पर था कि हाँ आपको एग्जाम्पल के लिए है कि मान लेते हैं
₹5 हर महीने देना फिक्स है। इसके ऊपर आप जितना बात करते हैं वो क्या है, आप जितना बात करते जाएंगे उसके हिसाब से आपको पैसा देना है। तो ये जो फिक्स है वो क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट रहेगा। इसके ऊपर आप जितना उस पर काम करते हैं वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेमी फिक्स कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील लागत या फिर अर्ध स्थिर लागत। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी होता है कि 1 यूनिट या फिर कुछ ऐसे रहता है कि इतना फिक्स है कि ₹150 आपको देना ही देना है। उसके ऊपर आप जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड। लागत इकाई को ऊपरी व्यय का आवंटन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है कॉस्ट एलोकेशन। जैसे अगर इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर पे आपने ₹5000 खर्च किए हैं, तो कितना फैक्ट्री में जाएगा, कितना ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, कितना सेलिंग का है, इन सबको बांटने को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट एलोकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है इफ प्राइम कॉस्ट इज 16,000, मटेरियल इज 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, देन लेबर इज। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो हम लोग एक्सपेंस को हटा देते हैं। मटेरियल और लेबर को जोड़ते हैं तो क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आता है। बोला है कि 16,000 का प्राइम कॉस्ट है और मटेरियल कितना है, 40% ऑफ व्हाट, 16,000। 16,000 का 40% है तो कितना हो जाएगा, 6400। 6400 क्या हो गया आपका, मटेरियल हो गया। तो बाकी का जितना बचा वो क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, यानी कि 9,600। इतना ऐसे होता नहीं है, क्वेश्चन बनाया था तो 50%। एक्चुअली क्या होगा, जब क्वेश्चन आपका बनेगा तो मटेरियल क्या होगा, 40% नहीं होगा, वो 60%, 70%, 80% जाएगा। लेबर का कॉस्ट कम आता है, बट ये कैलकुलेट करने के लिए बस था, एक छोटा सा एग्जाम्पल है बस। न्यूमेरिकल से रिलेटेड बहुत अधिक क्वेश्चन अभी इधर नहीं करेंगे, एक सेपरेट वीडियो रहेगी जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, उन सबसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, EOQ के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अलग से करेंगे। लीफो फीफो से तो पूछेगा नहीं, उसमें बस यही पूछेगा कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें घट रही हैं, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। अस्पताल में लागत निर्धारण की कौन सी विधि अपनाई जाएगी। अस्पताल क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हमें पता है कि जो सेवा प्रदान करने वाली संस्थान होती हैं वो कौन सा लागत लेखांकन करती हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यानी कि परिचालन लागत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू। फैक्ट्री ऊपरी व्यय किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है फैक्ट्री कॉस्ट माइनस प्राइम कॉस्ट। हम लोग जब प्राइम कॉस्ट वगैरह निकालते हैं, कॉस्ट शीट को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार ध्यान से उसको समझ लेंगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 3 चीज़ों से मिलके बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाएंगे। उसके बाद क्या ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये क्या आ जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। अभी यहीं तक चलते हैं। अब बोला है फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, इसके बारे में पूछा है। बाकी प्राइम कॉस्ट, अगर फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट में से माइनस कर दें तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। बस यही बेसिक सा मैथमेटिक्स का जो रूल होता है उसी को अप्लाई करके निकालना है। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड्स। सीमांत लागत के अंतर्गत उत्पादन लागत में क्या सम्मिलित किया जाता है। तो सीमांत मतलब क्या है कि एक को हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट में क्या परिवर्तन हुआ है, और ये चीज़ किस में होता है, वेरिएबल कॉस्ट में होता है। तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ। सीमांत लागत और अवशोषण लागत, इनके बीच में प्राथमिक अंतर किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है फिक्स्ड ओवरहेड से रिलेटेड। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है अभी आपने देखा वो क्या इंक्लूड करता है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को इंक्लूड करता है। वहीं पर जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है वो किसी को बख्शती नहीं है, यानी कि जो पीरियड कॉस्ट है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, उनको भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अलग से फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट करता है, वहीं पर जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो उसको अलग से ट्रीट नहीं करती है, उसके लिए वो अपना उसी में प्रावधान बना लेती है। क्वेश्चन नंबर 45 है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिफर्स फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग इज द। अवशोषण लागत सीमांत लागत से भिन्न होती है। उसके अंदर क्या होता है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट असाइन टू इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। जितने भी इंडिविजुअल यूनिट बनाए जाते हैं उनके लिए जो कॉस्ट का निर्धारण किया जाता है, यही मेन डिफरेंस है। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 44 था सेम वही है, बस वहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया था कि फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट करने से इनका डिफरेंस है, और यहाँ पे पूछा है कि उसका फैक्ट क्या है। तो फैक्ट बस यही है कि जो
मार्जिनल कॉस्टिंग होती है वो जो पर यूनिट कॉस्ट आते हैं वो कुछ डिफरेंट आता है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंट आता है क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड करके लेके चलती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नॉन एज, अंशदान मार्जिन को किस रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सीमांत आय यानी कि मार्जिनल इनकम। जैसे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। ये कंट्रीब्यूशन क्या है? बस एक सीमांत आय है, इसके बाद अभी हमको फिक्स्ड कॉस्ट भी बियर करने हैं, इंटरेस्ट देना है, और भी कुछ खर्चे होंगे, इनकम टैक्स देना, बहुत सारी चीज़ें देनी है, तो इसीलिए इसको सीमांत आय माना जाता है, मार्जिनल इनकम है ये। क्वेश्चन नंबर 47 है, पीरियड कॉस्ट आर अवधि लागत है, ओवरहेड, प्राइम, वेरिएबल और फिक्स्ड। तो ये निश्चित लागत, स्थिर लागत या फिक्स्ड कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, अवशोषण लागत को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऐतिहासिक लागत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड एट, सीमांत लागत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है? तो वो किया जाता है परिवर्तनीय लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट के बेस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच आर द फॉलोइंग मेथड सर्टेन स्टॉक इज ऑलवेज मेंटेन्ड, निम्न में से किस विधि में कुछ स्टॉक हमेशा बनाए रखे जाता है? तो ये होता है बेस स्टॉक। बेस स्टॉक में क्या होता है कि कुछ लेवल, जैसे 500 यूनिट है, 500 यूनिट हमेशा जो स्टोर कीपर होता है वो मेंटेन करके रखता है कि हमारे पास इतना रिजर्व में रहेगा, बाकी इसके ऊपर के जितने माल आएंगे उसमें से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कॉस्ट प्लानिंग इज, लागत नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? तो वो है बजट। बजट प्रिपेयर किया जाता है, उसके बेस पे खर्चे किए जाते हैं, उससे कंट्रोल होता है, बेटर कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 53 है, एबीसी एनालिसिस इज, एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, JIT एनालिसिस, JIT एनालिसिस किस लिए काम आती है? ये भी इन्वेंट्री कंट्रोल में ही काम आती है। इसका फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम, यानी कि जिस समय पे आवश्यकता पड़ेगी इन्वेंट्री की उस समय पे इन्वेंट्री को खरीदेंगे, जस्ट इन टाइम यानी कि उसी समय पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन्वॉल्व्स, सतत सूची प्रणाली में क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर, यानी कि हिंदी में भी वही है, बिन कार्ड और स्टोर खाता। क्वेश्चन नंबर 56 है, फीफो इज, फीफो का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फास्ट इन फास्ट आउट नहीं होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, विच मेथड इज मेनली यूज्ड इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और मोनोपोली प्रोडक्ट, यानी कि लागत प्लस अनुबंध बनाना है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ मार्केट में आप ही सप्लायर हैं, तो मोनोपोली है आपकी, तो आप कीमतें कैसी रखेंगे? हमेशा हाई रखेंगे, कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें, और इन्वेंट्री किस पे वैल्यूएट करेंगे? हीफो मेथड पे, जो इन्वेंट्री इशू किया जाएगा वो हीफो मेथड पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या रहता है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहता है वो हाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, एवरेज मेथड ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशूज इज यूजफुल व्हेन, सामग्री मुद्दों के मूल्य निर्धारण में औसत विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका प्रयोग तब किया जाएगा जब कीमतें बहुत आगे पीछे हो रही हो, यानी कि उतार चढ़ाव हो रहा हो, फ्लक्चुएशन हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्क्रैपेज, कबाड़ क्या होता है? तो ये रेजिड्यू ऑफ मटेरियल, यानी कि जो सामग्री है उससे बचे हुए कुछ बचे खुचे जो मटेरियल होते हैं, अवशेष होते हैं, वो कबाड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मटेरियल इज इशूड बाय स्टोर कीपर अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट को देख करके स्टोर कीपर सामग्री को जारी करता है? तो वो जब मटेरियल रिक्विजिशन, यानी कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सामग्री की मांग पत्र लिखेंगे, उसके हिसाब से वो मटेरियल देता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, EOQ स्टैंड फॉर, EOQ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। EOQ से रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर में अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो EOQ हो गया, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह, चाहे एबनॉर्मल कॉस्टिंग हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत बड़ा प्रॉपर सा क्वेश्चन नहीं देगा, MCQs हैं तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को। क्वेश्चन नंबर 62 है, द डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग मटेरियल, जब मटेरियल आपके यहाँ पे पहुँच गया, आपने उसके पूरा प्राप्त कर लिया, उसका निरीक्षण कर लिया, तो कौन सा नोट आप लिखेंगे? तो वो गुड्स रिसीव्ड नोट। क्वेश्चन नंबर 63 है, मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व, सामग्री नियंत्रण में क्या सम्मिलित है?
परचेज ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल, कंजप्शन ऑफ मटेरियल, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये परचेज, स्टोरेज एंड इशू ऑफ मटेरियल, सामग्री को किस प्रकार से खरीदना है, उसको किस तरीके से स्टोर हाउस में रखना है, कौन से रुपए पे उसको जारी करना है, उसको कब खरीदना है, कब बेचना है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मटेरियल कंट्रोल में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है मटेरियल रिक्विजिशन इज मींट फॉर, सामग्री मांग किसके लिए है, तो वो सप्लाई ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर रूम से जब सामग्री की आपूर्ति करनी होती है तो मटेरियल रिक्विजिशन चाहिए। जब खरीदना होता है सामान तब क्या चाहिए होगा, परचेज ऑफ मटेरियल का रिक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 65 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, when the material is subject to obsolescence and deterioration which method of material costing is used, जब सामग्री अप्रचलन यानी कि कोई सामान ऐसा है जो मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाता है, उसका फैशन खत्म हो जाता है, तो उस समय पे सामग्री की कौन सी लागत की विधि अपनाएंगे, तो फीफो अपनाएंगे। फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जैसे मटेरियल स्टोर रूम में पहुंचा उसको हम सजा के रखेंगे नहीं, उसको हम तुरंत क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे कि इस सामान को बनाओ और इसको तुरंत मार्केट में उतार दो, ख़त्म करो इसको, क्योंकि कीमतें उसकी दिन प्रतिदिन घट रही हैं या फिर वो मार्केट से बहुत जल्दी बाहर हो जाता है, तो फर्स्ट इन तुरंत उसको बाहर भेज दिया जाए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बीआरएफ के एमसीक्यूज, कंपनी लॉ के एमसीक्यूज और कॉस्ट अकाउंटिंग की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये सब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो आप जा करके उसको देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में ये ऐड हो जाएगा, आप वहीं से चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।